नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। मैं महावीर सिंह यादव आप सबका आपके प्रिय YouTube चैनल महावीर यादव संस्कृत में स्वागत करता हूं। जैसा कि पूर्व वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ निजी कार्यों में और कुछ घरेलू कार्यों में व्यस्तता के कारण और परिवार में विवाह का प्रोग्राम होने के कारण थोड़ा सा मैं व्यस्त हूं, जिसके कारण आपको जो है तो प्रीमियर वीडियो एक पहले और एक अब ये प्रीमियर वीडियो आपके लिए आ रहा है, और ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रहे और बाधित न हो। और परसों एक जो है प्रश्नोत्तरी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें व्याकरण की दूसरी प्रश्नोत्तरी होगी वो, और उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का जायजा भी ले सकते हैं और तैयारी को सुचारू भी कर सकते हैं। और इसी तरह प्रश्नोत्तरी और लाइव क्लास दोनों लगातार चलती रहेंगी। 15 नवंबर से रेगुलर फिर मैं आपके सामने जो है क्लासेज प्रस्तुत करने लग जाऊंगा, और बीच में अगर मौका लगा तो बीच में इसी तरह का प्रीमियर वीडियो आपके लिए मैं ले आऊंगा। तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ आज की क्लास शुरू करने जा रहा हूं। और अव्यय नाम के टॉपिक में बहुत कुछ सीखने को होता है, बहुत कुछ समझने को होता है। अगर इस टॉपिक को बारीकी से पढ़ लिया जाए तो बहुत सारे प्रश्न एग्जामों में आप कर सकते हो। और आज की जो क्लास है वो अव्यय निर्धारण के दो तरह के नियम है, एक सामान्य एक विशिष्ट। सामान्य नियम जो है समास और उपसर्ग के विषय में है, और विशिष्ट नियम प्रत्ययों के विषय में होते हैं। भिन्न भिन्न प्रत्ययों के योग से बने हुए शब्द अव्यय होते हैं, तो वो भी बात आएगी। आज हम तीन नियम कुछ खास हैं वो पढ़ेंगे, और ताकि आपको धीरे धीरे अधिगम भी हो जाए, भली बात आप सीख भी जाओ। और जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि आपको जहां भी क्लास में कोई सुझाव देना हो, कोई भी बात हो, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो विद्यार्थी नया हो चैनल पर, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हमारा चैनल है महावीर यादव संस्कृत के नाम से, और इसी नाम से जो है टेलीग्राम ग्रुप भी है, और आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो ऐप है वो महावीर संस्कृत कौस्तुभम के नाम से है, और उसमें सभी प्रकार के कोर्सेज अपलोड हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और सीटेट, और इसके अलावा रीट के जो कोर्स हैं वो 15 नवंबर से पहले पहले आपके सामने जो है ऐप की स्क्रीन पर अलग से डिवाइड हो जाएंगे। जब तक वो डिवाइड नहीं होते तब तक टीजीटी का कोर्स ही सेकंड ग्रेड के लिए है और पीजीटी का कोर्स ही फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो ये ध्यान रखें। और जो बेसिक संस्कृत का जो कोर्स है वो तब तक सीटेट यूपीटेट के लिए आप यूज में ले सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने भी ऐप बुक करा दिया है या ऐप बुक कराने की इच्छा है वो घबराएं नहीं। 15 नवंबर से सुचारू रूप से सारी चीजें आपके सामने रहेंगी। तब तक आप कॉपरेट करें, और मैं आपके लिए जो है जो क्लास की स्थिति है उसके अनुसार आपके लिए टॉपिक ला रहा हूं। देखिए, यहां आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले अव्यय निर्धारण के कोई भी कथन दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें कितने अव्यय हैं। अव्यय निर्धारण के सामान्य नियम। देखिए, जब किसी पूर्व योजक का प्रयोग जब किसी पूर्व योजक का प्रयोग, पूर्व योजक का तात्पर्य यहां उपसर्ग से है, धातु ऑब्लिक धातु रूप ऑब्लिक अथवा धातु निर्मित पद के प्रारंभ में होता है, तब उस पूर्व योजक की उपसर्गा क्रिया योगे
उपसर्गा क्रिया योगे। सूत्र अनुसार उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जब किसी पूर्व योजक का प्रयोग धातु, ये का है, धातु धातु रूप या अथवा धातु निर्मित पद के प्रारंभ में होता है, तब उस पूर्व योजक की उपसर्गा क्रिया योगे सूत्र अनुसार उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। दुल्हन वही जो पियामन भाई, और उपसर्ग वही जो धातु धातु रूप या धातु निर्मित पद के प्रारंभ में जुड़ जाए। उपसर्गा क्रिया योगे सूत्र अनुसार उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। यथा, विवाद, पी उपसर्ग संज्ञक है। निर्गच्छति पद में निर उपसर्ग संज्ञक है। दुर्गम पद में दुर उपसर्ग संज्ञक है। अब देखिए, जो विवाद पद है उसमें बाद शब्द है, बद धातु में गहे प्रत्यय जोड़ने पर बाद शब्द बनता है, तो धातु निर्मित पद हो गया, तो बी उपसर्ग संज्ञक हो गया विवाद में। निर्गच्छति जो है, देखिए विवाद जो पद है उसमें बी उपसर्ग संज्ञक है। निर्गच्छति जो पद है उसमें निर उपसर्ग संज्ञक है, और जो दुर्गम पद है उस दुर्गम पद में दुर उपसर्ग संज्ञक है। यह ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, विशेष रूप से ध्यातव्य, विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात देखिए, जब किसी उपसर्ग का प्रयोग धातु से भिन्न अवस्था में होता है, तब उस उपसर्ग की, याद रखने की बात है भाई, जब किसी पूर्व योजक या उपसर्ग का प्रयोग जो है धातु धातु रूप या धातु निर्मित पद के प्रारंभ होता है, तो वहां उसकी जो है उपसर्ग संज्ञा होती है। देखो, उपसर्ग क्रिया योग्य सूत्र से अभी बताई थी मैंने आपको। विवाद में बी उपसर्ग है, विवाद में बी उपसर्ग है, और निर्गच्छति में निर की उपसर्ग संज्ञा मानी जाएगी, क्योंकि गच्छति एक धातु रूप है,
दुर्गम में दुर की उपसर्ग संज्ञा मानी जाएगी क्योंकि गम धातु से पहले लग रहा है। तो धातु धातुरूप या धातु निर्मित पद के प्रारंभ में जुड़ेगा तो उसकी उपसर्ग संज्ञा होगी, उपसर्गा क्रिया योग्य सूत्र से। लेकिन अगर किसी उपसर्ग का प्रयोग धातु से भिन्न अवस्था में होता है तब उस उपसर्ग की प्रादय प्रादय सूत्र अनुसार निपात संज्ञा हो जाती है उस स्थिति में वह उपसर्ग अव्यय की श्रेणी में माना जाता है। देखिए बिल्कुल अलग अलग ध्यान रखें, यही फर्क है हिंदी में और संस्कृत में। संस्कृत भाषा में हर चीज का कारण उपलब्ध है प्यारे मित्रों। यहां आपने देखा कि उपसर्ग कब तक उपसर्ग है, उपसर्ग तभी तक उपसर्ग है जब वो धातु धातुरूप या धातु निर्मित पद के प्रारंभ में जोड़ा जाए, और उससे भिन्न अवस्था में अगर उसका प्रयोग हो रहा है, धातु से भिन्न अवस्था में प्रयोग हो रहा है तो उसे निपात माना जाएगा। यद्यपि प्रादय सूत्र कहता है प्र से लेकर उप तक 22 उपसर्ग है, लेकिन प्रादय सूत्र ही उपसर्गों की निपात संज्ञा भी करता है। ये क्लियरिफिकेशन आप ध्यान रखें दिमाग में कि प्रादय सूत्र से उनकी निपात संज्ञा होगी। उपसर्गों की निपात संज्ञा करने वाला सूत्र होता है प्रादय, उपसर्गों की गति संज्ञा करने वाला सूत्र होता है गतिश्चय, उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र होता है उपसर्गा क्रिया योगे। ये ध्यान रखें। तो वह उपसर्ग अव्यय की श्रेणी में माना जाता है यथा, देखिए निर्मक्षिकम निर्मक्षिकम पद में निर्निपात संज्ञक है। अधिहरि पद में अधि निपात संज्ञक है। आप चाहे व्याकरण पढ़िए, चाहे शिक्षण विधि पढ़िए, चाहे साहित्य पढ़िए, सब चीज में आपको गहराई मिलेगी। जीरो से हीरो का रास्ता हम तय करेंगे। हमें इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कोई शॉर्ट में पढ़ रहा है कि डिटेल में पढ़ रहा है। हम आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने का मादा रखते हैं और उसी क्रम से हम आपको क्लासें दे रहे हैं। जो टॉपिक पहले पढ़ाए जा चुके हैं यूट्यूब पर, उनसे आगे की क्लासें आपके लिए आ रही हैं लगातार, और वो सभी एग्जामों में उपयोगी है। विशेष रूप से जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये सारी क्लासें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यद्यपि छोटे स्तर पर छोटा सवाल पूछा जाता है, बड़े स्तर पर बड़े सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, निर्मक्षिकम पद में निर्निपात संज्ञक है, अधिहरि पद में अधिनिपात संज्ञक है। उपगंगम उप निपात संज्ञक है। देखिए विशेष रूप से देखिए, निर्मक्षिकम में मक्षिकम ना कोई धातु है, ना धातु रूप है, ना धातु निर्मित पदार्थ है। निर की जो है या निपात संज्ञा मानी गई। अधिहरि पद में अधि जो है हरि से पहले लग रहा है, तो जो है हरि जो है ना कोई धातु रूप है ना कोई धातु है, हरि शब्द। और उपगंगम में गंगा शब्द से पहले लग रहा है, तो उप जो है निपात संज्ञक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब निपात संज्ञक उपसर्ग आएगा तो उसे अव्यय की श्रेणी में माना जाएगा, और वो ज्यादातर अव्यय भाव समास के समस्त पदों में प्रारंभ में या अंत में दिखाई देगा। ये ध्यान रखें। अब देखिए,
ये विशेष रूप से याद रखें, प्रादय सूत्र के अनुसार प्र से लेकर उप तक 22 उपसर्ग होते हैं और वो उपसर्ग तभी तक हैं जब उनका प्रयोग धातु, धातुरूप या धातु निर्मित पद के प्रारंभ में किया जाता है। अब देखिए, नियम दूसरा है सेकंड, अव्ययी भावश्च सूत्रानुसार, अव्ययी भावश्च सूत्र अनुसार अव्ययी भाव समास के सभी समस्त पद अर्थात समास युक्त पद सभी समस्त पद अर्थात समास युक्त पद। अब कोई भी कथन देके उसमें पूछे इसमें कितने अव्यय, तो ये नियम बड़े काम के हैं। ऐसा कोई उपसर्ग जो धातु से भिन्न अवस्था में आ रहा है तो उसे वहां निपात मान करके अव्यय माना जाएगा, और ऐसा कोई अव्ययी भाव समास का समस्त पद समास युक्त पद आ रहा है तो उसे भी अव्यय माना जाएगा। तो अव्ययी भाव समास के सभी समस्त पद समास युक्त पद अव्यय की श्रेणी में आते हैं। अव्यय की श्रेणी में आते हैं। देखिए, यथा उदाहरण के तौर पर देखिए, निर्मक्षिकम, अभी ये मैंने पिछले में बताया था आपको, देखिए निर्मक्षिकम था, निर्मक्षिकम यथाशक्ति उपगंगम पारेगंगम, संख्यावाची शब्द जब नदीवाचक शब्दों के प्रारंभ में आता है तो वो वहां अव्ययी भाव समास का उदाहरण माना जाता है। दी यमुनम, नदी विषय सूत्र का प्रभाव है। पंचगंगम, इसी प्रकार से आपके जो है बहिर्वनम, सूप प्रति, साक प्रति, अव्ययी भाव समास का कोई भी समस्त पद होगा तो वो अव्यय की श्रेणी में माना जाएगा। ये विशेष रूप से ध्यान देना आपको, उसे अव्यय माना जाएगा। अब देखिए, एक नियम और कर लीजिए, नियम 3। अभी नियम 2 पढ़ा आपने, देखिए, विशिष्ट युद्ध विषयक
अर्थ का बोध कराने वाले विशिष्ट युद्ध विषय का अर्थ का बोध कराने वाले व्यतिहार बहुब्रीही व्यतिहार बहुब्रीही समास के समस्त पदों को। अब समस्त पद बार बार एक ही बात है, समास युक्त पद को समस्त पद कहेंगे प्यारे मित्रों। समस्त पदों को भी अव्यय की श्रेणी में प्यारे मित्रों कभी हताश न हो जीवन में और क्रम अनुसार चलते रहें। करत करत अभ्यास के जड़मत उत सुजान रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। और आपने सुना भी है कि उद्यमेनी सिद्धंती कार्याणी ने मनोरथेन। सभी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं और जीवन में कभी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होके सोए और अनहोनी होनी नहीं और होनी होए तो होए। और भवितव्या नाम सर्वत्र द्वाराणी ये कथन भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में आई हुई सूक्ति है। और जाको राखा साइया मार सके ना कोई और बाल ना वाका कर सके जो जग बेरी हो। इसलिए चिंता मुक्त होकर के, भय मुक्त होकर के अपना पूरा 100% अपने अध्ययन को दीजिए और निश्चित रूप से सफलता देर से मिलेगी, लेकिन जिस दिन मिलेगी उस दिन आपको जो है अवश्य महसूस होगा कि धीरे धीरे तिनका तिनका करके जो है आप जीवन में आगे बढ़े और आगे बढ़ करके आपने बहुत बड़े पद को प्राप्त किया। देखिए, विशिष्ट विषय का अर्थ का बोध कराने वाले व्यतिहार बहुव्री, समास का नाम है व्यतिहार बहुव्री। समास के जो समस्त पद हैं, समासयुक्त पद हैं, वो अव्यय की श्रेणी में उनको समस्त पदों को भी अव्यय की श्रेणी में माना जाता है। यह ध्यान रखिएगा। जैसे यथा, केसा केशी, दंडा दंडी, मुष्टा मुष्टि, केसा केसी, दंडा दंडी, मुष्टा मुष्टि। केसों से केसों को पकड़ के युद्ध लड़ना। इसी तरह मूसला मूसली भी आता है एक। देखिए, बालों से बालों को पकड़ के लड़ना, डंडे से डंडा मार के लड़ना, मुक्का मार मार के लड़ना, उखल मुसल से लड़ना, इस तरह के। ये ध्यान रखें। अब देखिए, तो व्यतिहार बहुव्री समास के जो समस्त पद होंगे वो भी अव्यय की श्रेणी में आएंगे, ये ध्यान रखें। प्रत्येक अव्यय अविकारी शब्द होता है, परंतु प्रत्येक अव्यय लिंग निर्धारण की दृष्टि से अनियत लिंगी माना जाता है।
देखिए, प्रत्येकव्य अविकारी शब्द होता है, परंतु प्रत्येकव्य लिंग निर्धारण की दृष्टि से अनियत लिंगी माना जाता है। ये ध्यान दें। विशिष्ट युद्ध विषय का अर्थ का बोध कराने वाले जो समासयुक्त पद हैं वो व्यतिहार बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3 खास नियम आपने यहां जाने। अगर कोई उपसर्ग धातु के प्रारंभ में जुड़ रहा है तो उसकी उपसर्ग क्रिया योग्य सूत्र से उपसर्ग संज्ञा होगी, और अगर वो धातु से भिन्न अवस्था में काम में आ रहा है, धातु से भिन्न अवस्था में उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो उसे निपात माना जाएगा, अव्यय माना जाएगा। अव्यय भाव समास के सभी समासयुक्त पद जो हैं, समस्त पद हैं, वो अव्यय माने जाएंगे। और विशिष्ट युद्ध विषय का अर्थ का बोध कराने वाले जो है व्यतिहार बहुव्रीहि समास के समस्त पद भी अव्यय माने जाएंगे। और प्रत्येक अव्यय अविकारी शब्द होता है, उसके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन प्रत्येक अव्यय लिंग निर्धारण की दृष्टि से अनियत लिंगी माना जाता है। आचार्य पाणिनि ने लिंगानुशासनम ग्रंथ में जो है शब्दों का वर्गीकरण नियत लिंगी और अनियत लिंगी 2 रूपों में किया है। जो शब्द किसी लिंग विशेष के अंतर्गत आते हैं, या तो पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है, नपुंसक लिंग में, वो नियत लिंगी है। और ऐसे शब्द जो तीनों लिंगों में नहीं आते, या तीनों लिंगों में जिनका समान रूप से प्रयोग होता है, या 2 लिंगों में जिनका प्रयोग होता है, उनको अनियत लिंगी माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और जैसा मैं फिर से याद दिला देता हूं कि थोड़ी निजी व्यस्तताओं में और पारिवारिक व्यस्तताओं में बिजी होने के कारण जो है, व्यस्त होने के कारण जो है, आपको मैं जो है रेगुलर क्लास नहीं दे पाया बीच में। और बीच में दीपावली का अवकाश भी आ गया था, और 5-6 दिन दीपावली के वहां चले गए। और अभी घर में शादी है। 15 नवंबर से ऐप पर भी रेगुलर क्लास आपको मिलेगी और यूट्यूब पर भी रेगुलर क्लास मिलेगी। तब तक प्रीमियर वीडियो या लाइव वीडियो आपके बीच में आते रहेंगे। तो अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें, जारी रखें। चैनल के प्रति विश्वास बना रहना चाहिए आपका, और ऐप के प्रति भी हम द बेस्ट क्वालिटी पर कार्य करते हैं, और वही बेस्ट क्वालिटी हम आपको देते रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरी ओर से नमस्ते, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि, धन्यवाद।